एवरीवन डियर ऑल, मेरे सभी प्रिय सम्मानित विद्यार्थियों, जैसे कि हिंदी व्याकरण में हम लोग कारक चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और इससे पहले मैंने आप लोग को कारक का पार्ट 1 सेंड कर दिया हूं। आज हम लोग पार्ट 2 में कारक से संबंधित कारक जितने हैं, कारक के जितने भी भेद हैं, उनके कुछ परिभाषाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण से हम लोग ये समझेंगे कि किस में कौन सा कारक चिन्ह लगा है और हम कैसे पहचानेंगे। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, बताने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। आप लोग को कितना भी अगर अच्छा खाना बना दिया जाए, खाना बनाकर दे दिया जाए, है ना, आप लोग के मनपसंद जितना भी भोजन बनाकर दे दिया जाए, अगर वो भोजन का इस्तेमाल आप लोग न करें तो वो भोजन बिल्कुल बेकार है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी टीचर आप लोग को कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कितना भी अच्छा टॉपिक को समझा दे, कितना भी अच्छा लिखवा दे, लेकिन आप लोग जब तक उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो वो चैप्टर या वो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया जितने भी है वो सब बेकार हो जाता है। यानी सीधा कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस यानी कोशिश दोनों ज़रूरी है। आपको कितना भी अच्छा खाना बना कर रख दिया जाए और आपको बना कर दिया ना जाए खाने के लिए, तो वो बेकार हो जाती है। यानी मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब कि बिना कोशिश का कुछ भी होने वाला नहीं है। कोशिश शब्द से मुझे याद आया है, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है और उनकी कविता कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल में हमारे लिए उत्साह, उमंग, जोश की भावना भरती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरित करती है ना। तो उन्होंने बहुत ही अपने लफ्ज शब्दों में कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। बहुत ही अच्छा पंक्ति कविता इन्होंने दिया है हम लोगों के बीच में। इन्होंने लिखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, चढ़कर दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। फिर आगे इन्होंने कहा है, बहुत ही अच्छा पंक्ति इन्होंने दिया है। फिर आगे इन्होंने जोड़ा है कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों के बीच ये कविता कहने का मतलब मेरा यही मकसद है कि बिना कोशिश का कुछ भी नहीं होने वाला है। हम कितना भी अच्छा पढ़ा दे, टीचर कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ा दे, अगर उसके लिए आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो सब बेकार हो जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है कारक, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कारक के जितने भी भेद हैं, उनके परिभाषाएं और उदाहरण के द्वारा यह समझेंगे कि किस कारक में कौन सा चिन्ह लगता है, कैसे पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे और एग्जाम में किस तरीके से पूछता है। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने हेडिंग डाला है कारक के भेदों की परिभाषा एवं उनकी पहचान उदाहरण सहित। तो कारक के भेद में पहला भेद क्या आता है? कर्ता। कर्ता का अर्थ क्या होता है? करने वाला। क्या करने वाला? क्रिया करने वाला। यानी कोई भी क्रिया करेगा वो कर्ता होता है। कर्ता क्या करेगा? क्रिया का काम करेगा। तो इसका अगर हम परिभाषा पर चलते हैं तो मैंने आप लोग को परिभाषा लिखा है कि जिस शब्द रूप से क्रिया का करने वाले का बोध हो। सीधा सीधा जो मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ वही चीज़ लिखा हूँ। जिस शब्द रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है।
और इसका जो चिन्ह होता है, यानी लिख सकते हैं आप लोग कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कोई बताइए। चिन्ह मैंने बताया था ना आप लोग को, ने, कर्ता ने, याद रखिएगा कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे मोहन ने गीत गाया, उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, दे देगा राम ने या मोहन ने गीत गाया, है ना, मोहन ने गाना गाया, कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग के ऊपर है, गाना गाया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें कारक चिन्ह क्या लगा है, ने लगा है, तो ये किसके तरफ संकेत करता है कि ये कर्ता कारक इसमें है, ठीक है ना, कर्ता कारक इसमें है, यानी इस वाक्य में कर्ता कारक है, ठीक है। कैसे हम लोग पहचान रहे, क्योंकि जब तक हमें चिन्ह नहीं याद होगा तब तक हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। और राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, इसकी क्रिया क्या है, गाना, गाना गाया, है ना, क्रिया क्या है, गाना, ठीक है ना, गाना गाया, गाया क्रिया हो गया। और ये बीच में कौन सा संबंध जोड़ रहा है, ने, और ने क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। तो इसी तरह और भी हम लोग कारक पहचानेंगे। तो दूसरा कारक मैंने आप लोग को क्या बताया था, तो दूसरा जो कारक भेद है वो है कर्म कारक। मैं बार बार कह रहा हूँ, कारक 8 याद करना है, भेदों के नाम और उसके चिन्ह, यही आपके लिए बिल्कुल टॉनिक का काम करेगा। तो दूसरा जो है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, कर्म, जैसे राम खाता है, क्या खाता है, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन राम फल खाता है, तो फल जो शब्द आ गया वो कर्म हो गया, यानी कर्ता का जो कर्म है वो क्या है, फल है। तो इसी तरह हम परिभाषा भी समझेंगे। जैसे मैंने आप लोग को परिभाषा लिखा है, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। क्लियर है, परिभाषा आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं इसी से संबंधित। अगर हम चिन्ह की बात करें तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, बताइए आप लोग का चिन्ह। मैंने बताया था आप लोग को ना, कर्म कारक का जो चिन्ह होगा क्या होगा, को होगा, ठीक है, याद रखना है। चिन्ह पूछता है, फिर उदाहरण देता है, उसमें से अंडरलाइन करके पूछता है, तो सारी चीज़ें आप लोग को याद करना है। चिन्ह की बात करें तो को, अब एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से। जैसे मैंने राम को बुलाया, ठीक है ना, ऐसे ही वाक्य देगा एग्जाम में, और नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा कि कौन सा कारक चिन्ह है इसमें। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये किसका ट्रिक है, किसका चिन्ह है, कर्म का, क्योंकि कर्म ही हमें यह बताता है को उसका चिन्ह है। तो इसी तरह एग्जाम्पल आएगा। जैसे और भी ले लीजिए, शिक्षक छात्र को समझाते हैं, देख रहे हैं कैसे एग्जाम्पल बन रहा है, समझाते हैं। तो इसमें आप कौन सा कारक चिन्ह कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे को लिखा है ना, तो ये को है, किसका चिन्ह है, कर्म का। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब तीसरा जो इसका भेद है वो है करण। तो करण के बारे में भी जानेंगे। तो तीसरा जो भेद है करण कारक, इसका परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। करण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है एवरीवन, करण कारक का चिन्ह क्या होता है बताइए आप लोग। से, ठीक है ना, या फिर द्वारा, या फिर के द्वारा। जिस वाक्य में ऐसा आपको दिखाई दे वो वहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। तो ये चिन्ह है इसका। उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम में अक्सर उदाहरण ही पूछा जाता है,
परिभाषाएं कम पूछी जाती हैं, न के बराबर रहती है बिल्कुल, लेकिन उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है। या तो कारक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं या तो एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि बालक कलम से लिखता है। उदाहरण, बालक कलम से लिखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से आया, आपको दिखाई दे रहा है से, बालक कलम से लिखता है, तो से किसका चिन्ह है? करण कारक का। यही आप लोग को याद करना पड़ेगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वह जहाज, ठीक है ना, जहाज द्वारा, वह जहाज द्वारा दिल्ली गया, दिल्ली गया। अब देखिए इस वाक्य में द्वारा आया है ना, तो ये किसका चिन्ह है? करण कारक का। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे तीसरा है, राम के द्वारा सीता चल नहीं सकती। एग्जाम्पल है कि राम के द्वारा सीता चल नहीं सकती। किसके द्वारा? सीता के द्वारा, राम के द्वारा। तो वहाँ पे के द्वारा आ गया है। या फिर और भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मुझे पत्र के द्वारा सूचित कीजिए, यानी जानकारी दीजिए, सूचित कीजिए। ठीक है ना। तो ये तीनों को लेकर मैंने एक एक एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए इसमें भी आया है के द्वारा, मिला आप लोग को। तो देख रहे हैं, बालक कलम से लिखता है, से किसका चिन्ह है? तो करण का। वह जहाज द्वारा दिल्ली गया, द्वारा भी आ गया है। मुझे पत्र के द्वारा, ऐसे ही आपको उदाहरण देगा और नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा कि ये कौन सा कारक भेद है इसमें। तो ऐसे ही आपको पकड़ना पड़ेगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो चौथा भेद है। चौथा भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक सीधा सीधा को के लिए होता है। तो इसका अगर हम परिभाषा पर गौर करें तो परिभाषा होता है कि जिसके लिए हम कुछ, मतलब जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए हम कुछ करें, है ना, वहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो जैसे मैंने परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि जिसके लिए कुछ दिया जाए, है ना, या जिसको कुछ दिया जाए, या फिर जिसके लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ठीक है ना। और हम अगर चिन्ह की बात करें, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? तो चिन्ह इसका को के लिए, जैसे को या फिर के लिए, ये इसका चिन्ह है। कैसे? उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण, माँ ने बेटे के लिए, माँ ने बेटे के लिए खाना बनाई। ठीक है ना। किसके लिए? किसके लिए? बेटे के लिए बनाई। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें के लिए आया है, माँ ने बेटे। हर कारक चिन्ह में, हर वाक्य में चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, और मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल दे देकर आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर के लिए मिल गया आप लोग को, के लिए लगा है ना। तो ये के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान का। या फिर और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे सीता ने भिखारी को खाना दी, भिखारी को खाना दी। अब देखिए दूसरे वाक्य में भी देखिए क्या लिखा है? सीता ने भिखारी को भी आ गया ना। तो को किसका प्रतीक है? मैंने अभी बताया, को संप्रदान का। तो जहाँ को या के लिए अगर चिन्ह लगता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अब जो अगला है पांचवा भेद, वो पांचवा भेद को भी देखते हैं। आइए, पांचवा भेद है अपादान कारक। देखिए अपादान कारक में हमें यह बताता है कि कोई भी चीज़
किसी वस्तु से या किसी से अलग होती है, या फिर वो चीज़ निकल चुकी होती है, वापस नहीं आती वहाँ, या फिर लजाने की बात किया जाए, या फिर दूरी बनाने की बात करें, यानी सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि किसी चीज़ से अलग होना, है ना। तो वहाँ पे कौन सा कारक लगता है? अपादान कारक। आइए परिभाषा देखते हैं। जिस पद से अलग होने या फिर निकलने या फिर डरने या फिर सीखने या फिर लजाने, दूरी बनाने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है तो अपादान कारक कहते हैं। ठीक है ना। यानी सीधे सीधे हमें ये परिभाषा से क्या समझ में आ रहा है? किसी चीज़ से अलग होना, उससे तुलना करना, उससे दूरी बनाना, तो वो कहाँ, वो वहाँ पे कौन सा कारक? अपादान कारक। क्लियर है? चलिए, अगर हम इसके चिन्ह की बात करें तो चिन्ह क्या होता है बताइए? अपादान का किसी भी चीज़ से अलग होने के लिए, यानी से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना, अर्थ में। आइए इसके उदाहरण भी देखते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, ये हर कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे एनडीए का हो, चाहे यूपी टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सीटेट हो, है ना, या फिर एमयू का हो, या फिर जामिया के लिए हो, या बीएचयू के लिए, जिसमें भी अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न आता है तो उसमें ये चैप्टर अनिवार्य है बिल्कुल। उदाहरण, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, पत्ते गिरते हैं, अब जो पत्ता एक बार गिर गया है वो दोबारा जाकर तो लगेगा नहीं, तो वृक्ष से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है कि नहीं? और मैंने परिभाषा में क्या लिखा है कि अलग होना, दूरी बनाना, है ना, अलग होना, दूरी बनाना। तो अब वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे से लगा है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि वो चीज़ बता रही है कि उस चीज़ से वो चीज़ अलग हो रही है ना। ये पहला उदाहरण था। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है ना, गंगा हिमालय से निकलती है। क्लियर है? यहाँ पे भी गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से अलग हो रही है, यानी हिमालय से निकल रही है। तो ये हमें वाक्य क्या बता रहा है कि अलगाव की बात बता रहा है ना, उसे दूरी बनाने की बात कर रहा है। और जहाँ पे दूरी की बात करें वहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा? से। और से किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है? अपादान कारक का। और भी एग्जाम्पल है, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर ही आप लोग डिपेंड रहें, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरा घर मेरे यहाँ से दूर है, तो मेरा घर है वो मेरे यहाँ से दूर है, तो दूरी की बात कर रहा है। या और भी ले लीजिए, बच्चा सांप से डरता है। अब डरना उसका क्या है? डरना वहाँ की क्रिया है, भावना है उसका। तो देखिए मैंने यहाँ पे डरने भी लिखा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहीं पर मैं आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ। देखिए, से प्रतीक करण में भी है और से प्रतीक अपादान में भी है। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज ये हो जाते हैं कि करण कारक का हम लगाएं, करण कारक लिखें कि अपादान कारक लिखें। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि जहाँ पे जिस वाक्य से हमें ये समझ में आए कि वहाँ पे अलगाव हो रहा है, वहाँ पे दूरियाँ बन रही है, तो तुरंत वहाँ अपादान कारक होगा, है ना। और जहाँ पे दूरियों की बात ना करें, सीधा सीधा वहाँ पे बात करें, तो वो सीधा आपका क्या हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छठवां है हमारा, वो है संबंध। तो छठवां जो भेद है वो है संबंध कारक। देखिए, संबंध का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ से मिलाप, है नहीं, उसका संबंध है, उसका रिश्ता है ना। अपने शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जिससे संबंध हो, वहाँ पे संबंध का अर्थ मिलाप करना, मिलाप होना, है ना। तो संबंध, आइए परिभाषा देखिए। एक संज्ञा या सर्वनाम, यानी एक संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, उसका संबंध दूसरे सर्वनाम से हो
यानी संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। ठीक है ना। इसका अगर हम चिन्ह की बात करें तो संबंध का चिन्ह जो होता है का की के, है ना, का की के, रा री रे, है ना, रा री रे, या ना नी ने, कुछ भी हो सकता है, जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। ना नी, ना नी ने, है ना, इसका चिन्ह होता है। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे उदाहरण ले लीजिए कि यह आदित्य का घर है, यह आदित्य का घर है, यह आदित्य का घर है ना, घर है। अब देखिए इस वाक्य में का आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे का दिखाई दे रहा है, तो का किसका चिन्ह है, संबंध का, किससे जोड़ रहा है, आदित्य से। घर का संबंध किससे जोड़ रहा है, आदित्य से, और बीच में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, का। ठीक है। इसी तरह दूसरा वाक्य ले लीजिए। जैसे मीरा आदित्य की बहन है, मीरा आदित्य की बहन है। ठीक है ना। मीरा आदित्य की बहन, अब देखिए यहाँ पे की लगा है, मीरा आदित्य की बहन है, तो की आ गया, किसकी बहन है, आदित्य की। किससे संबंध जोड़ रहा है, आदित्य से। किसका, बहन का रिश्ता। तो देख रहे हैं जहाँ संबंध की जोड़ने की बात करें, रिश्ता की बात करें, मिलाप की बात करें, वहाँ पे कौन सा कारक, संबंध कारक, और की किसका प्रतीक है, संबंध कारक। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे सातवां जो है भेद, सातवां भी देखते हैं। आइए, सातवां भेद जो है वो है अधिकरण कारक, है ना। अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, चाहे वो स्थान की बात करें या भाव की बात करें या काल का मतलब समय की बात करें, यानी इन तीनों के बारे में जो ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसके चिन्ह की बात करें तो क्या होता है चिन्ह, एवरीवन, एनी स्टूडेंट्स, कोई बताइए आप लोग। चलिए, चिन्ह की अगर बात करें तो में, है ना, या फिर पर, इसका क्या है, चिन्ह है, प्रतीक है, में पर, इसका चिन्ह है किसका, अधिकरण का। तो चिन्ह जरूर याद रखिएगा आप लोग। उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण पहला, छत पर चिड़िया बैठी है, छत पर चिड़िया बैठी है। देख रहे हैं उदाहरण कैसे बन रहा है, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला। छत पर चिड़िया बैठी हैं, बैठी है। अब देखिए कहाँ पर बैठी है, छत पर, तो यहाँ पे पर आ गया कि नहीं आ रहा है। हर उदाहरण में हर कारक का चेंज होते हुए चले जा रहा है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर अच्छे कंपटीशन में मार्क्स लाना है, अच्छे से आपको आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, है ना, अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए अच्छा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। छत पर चिड़िया बैठी, किस पर बैठी है, छत पर बैठी। तो देखिए पर लग गया ना, पर लग गया कि नहीं। ऐसे ही एग्जाम में आएगा, नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा कि कौन सा कारक चिन्ह है, तो याद रखेंगे तो सब बता देंगे। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है ना। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मछली पानी में रहती है ना, जैसे मछली पानी में रहती है। अब देखिए मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो में आया, तो में किसका है, करण, अधिकरण का। ठीक है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल आएगा। और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि और भी इसमें पढ़ाना रहता है। तो ज़्यादा अगर एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समय होगा। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए मैं एग्जाम्पल छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग 2-2, 3-3 एग्जाम्पल और ऐड कर लीजिएगा। और भी ले लीजिए। जैसे गाड़ी 4 घंटे से लेट है, 4 घंटे में पहुँचेगी, गाड़ी 4 घंटे में पहुँचेगी। देखिए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मेरी बात मानने पर
चॉकलेट मिलेगी। तो मेरी बात मानने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी तरह आपको पहचानना पड़ेगा। चलिए अगला, अब इस कारक के जो 8वां भेद है, और कह सकते हैं कि आखिरी जो भेद है वो है संबोधन। संबोधन होता है, ठीक है ना। 8वां कौन सा भेद है? संबोधन। तो आइए उसको भी देखते हैं क्या होता है संबोधन। यानी कि कारक का जो आखिरी भेद या 8वां भेद कौन सा है? संबोधन। तो संबोधन क्या होता है? संबोधन करना, यानी संबोधन करना यानी बुलाना, किसी को पुकारना, है ना, या किसी को चेतावनी देना हो, तो ऐसे शब्द के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हे, अरे, है ना, आह, वाह, है ना, करते हैं कि नहीं? ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो देखिए इसका पहले परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने, चेतावनी देने आदि के लिए संज्ञा के जिस रूप का प्रयोग होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत से किताबों में परिभाषा थोड़ा सा हार्ड दे देता है, लेकिन मैं जो परिभाषा लिखता हूँ कम से कम ऐसा परिभाषा तैयार करता हूँ जो एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बच्चों को समझ में आ जाए। इसका अगर हम चिन्ह की बात करें, चिन्ह पर हम चलते हैं, तो संबोधन का चिन्ह मैंने आप लोग को बताया था, है ना, जहाँ पर हे हो, अरे हो, है ना, या फिर वाह हो, बोलते हैं ना, ऐसे जहाँ पे सब यहाँ पर आ जाए वो क्या कहलाएगा? संबोधन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण इसके। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं कि हे देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो, या हे प्रभु, है ना, हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसन्न मतलब खुश हो, है ना। अब देखिए हे प्रभु, हे के बाद जो शब्द जुड़ा है उसके बाद ये चिन्ह लगा है। तो इस संबोधन कारक को पकड़ने का, पहचानने का सबसे इजी अगर तरीका है तो ये चिन्ह, जिस वाक्य में अगर ऐसा चिन्ह एक खड़ी लाइन करके और नीचे ऐसा बिंदी रहा तो समझ जाइए वो किसका प्रतीक है? संबोधन का। और भी ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हे भगवान, वही बात है। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हे राम, ये दुख की बात है, या हाय वो मर गया, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाय वो मर गया, हाय वह मर गया। अब देखिए यहाँ पे ये चिन्ह आ गया, तो ये कौन सा? संबोधन कारक। तो इस तरह मैंने जो पार्ट 2 में, कारक के पार्ट 2 में जितने भी भेद दिए थे उनके परिभाषा सरल से सरल लैंग्वेज में और उसके कुछ उदाहरण के द्वारा मैंने आप लोगों को ये अवगत कराया कि किस में कौन सा चिन्ह लगा है और कौन सा कारक का ये प्रतीक है या चिन्ह है, या किस वाक्य में कौन सा कारक है। तो एग्ज़ाम में इसी तरह आपको पूछता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, उसमें कारक चैप्टर अवश्य आता है। आप लोग कभी भी पेपर उठाकर देख लीजिए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर से संबंधित जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, इससे बेटर और इससे सरल तरीका और कहीं नहीं मिल सकता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने कारक से पार्ट 1 और पार्ट 2 जितने भी वीडियो मैंने आप लोग को सेंड किया है, आप लोग इसको एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी, ठीक है ना। तो इस तरह कारक से संबंधित चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आप लोग को एक सूचना दे दूं फिर से कि देखिए किसी का मेहनत बेकार नहीं जाता है ना। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, उसी तरह हम भी आप लोग से कुछ कामना करते हैं, कुछ इच्छा रखते हैं कि आप लोग भी इस मेहनत पर खरा उतरें और आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।